आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं INH 24/7। 22 जुलाई को पूरी दुनिया वर्ल्ड ब्रेन डे मनाती है। इस दिन हम अक्सर ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारा ब्रेन सिर्फ एक ऑर्गन है या फिर हमारी थिंकिंग, लर्निंग और बिहेवियर से भी इसका गहरा रिश्ता है? क्या हम सच में अपने ब्रेन को समझते हैं? क्या हमारी सोच बदली जा सकती है? इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस खास एपिसोड ब्रेन अनलॉक में, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है NLP NBI कोच, ब्रेन ट्रेनर दीप्ति बिंदल मैम। स्वागत है आपका INH 24/7 में। थैंक यू पूजा। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो पहली बार NLP के बारे में सुन रहे हैं, उनको आप किस तरह से बताएंगे ये क्या है सिंपल वर्ड्स में? NLP एक्चुअली स्टैंड करता है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये एक ब्रेन साइंस है, और जैसा कि इन तीनों वर्ड्स को अगर हम ब्रेक करके देखें तो न्यूरो का मतलब होता है थिंकिंग, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो लैंग्वेज हम अपने लिए और दूसरों के लिए यूज़ करते हैं, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है हमारे बिहेवियर पैटर्न्स। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ब्रेन साइंस है जिसमें बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने थिंकिंग पैटर्न्स को समझ सकते हैं, हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ब्रेक कर सकते हैं, फियर से बाहर आ सकते हैं, और लाइफ में हमें जो एक्सीलेंस अचीव करना है उस एक्सीलेंस को हम अचीव कर सकते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट दोनों से। ओके, तो जैसा आपने बताया पहला वर्ड ही न्यूरो है जी, तो बहुत कुछ हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, थिंकिंग पैटर्न से Okay. रिलेटेड है। तो आज के डेट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कितना ज़रूरी है ये समझना? इम्पॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम लेट्स से कि हमने एक बहुत अपडेटेड आईफोन परचेज़ किया है लेकिन उसका यूज़र मैनुअल नहीं पढ़ा है, तो उस मोबाइल फ़ोन को हम सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हैं वो देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसका यूज़र मैनुअल पढ़ लें, सारे इंस्ट्रक्शंस पता चल जाएं, तो हम उस मोबाइल फ़ोन को बेहतर तरीके से जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। ब्रेन को समझना और अपने थिंकिंग पैटर्न्स को समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन भी अगर अपडेट ना किया जाए तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना हो जाएगा। तो सिस्टम में यूज़ करने के लिए हमको अपने ब्रेन को अपडेट और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसीलिए ब्रेन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, तो मैम जैसा आपने बताया कि ये जैसे हम डिस्कस कर ही रहे थे कि मोबाइल फ़ोन होता है, तो मोबाइल में भी हम ऐसा देखते हैं कि मेमोरी जो है वो डिलीट हो सकती है, लेकिन ब्रेन बिल्कुल। है, हम इसमें डिलीट नहीं कर सकते, पुरानी चीज़ें वापस आती रहती है और कई बार प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर को भी वो अफेक्ट करती है। तो कैसे वो अफेक्ट ना करे, हम किस तरह से काम करें? सबसे अच्छी चीज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की यही है कि इसमें ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम पुरानी जितनी भी ओल्ड बैड मेमोरीज़ हैं या पेनफुल मेमोरीज़ हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनके थ्रू कुछ पावरफुल हमें एक्सपीरियंसेस नहीं मिले हैं, तो उन मेमोरीज़ को हम पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं और उनके बदले हम रिसोर्सफुल मेमोरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो आप बोल रहे थे कि पुरानी मेमोरीज़ को डिलीट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन NLP के थ्रू डेफिनेटली पॉसिबल है, और ये बहुत जल्दी होता है क्योंकि यूजुअली एक ह्यूमन बीइंग को इवॉल्व होने के लिए कम से कम 10 इयर्स का टाइम लगता है। आप 10 इयर्स पहले की पूजा को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस पूजा और आज की पूजा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एटलीस्ट 10 इयर्स लगते हैं इवॉल्व होने के लिए, बट NLP टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू हम ये जो 10 साल का टाइम है उसको श्रिंक करके 2 से 3 साल में ला सकते हैं। आप अपने ब्रेन को और अपने आप को इतना अपडेट और अपग्रेड कर सकते हैं थिंकिंग पैटर्न वाइज कि सक्सेस अचीव करना ईजी हो जाता है। ओके मैम, तो जैसा आपने बताया कि 2-3 साल के अंदर हम ये कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोसेस जानना चाहूँगी कि किस तरह से ये होता है? क्या हम सेल्फ टॉक करते हैं या कुछ और होता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये जो रिलेटेड है वो है थिंकिंग पैटर्न्स, लैंग्वेज और बिहेवियर से। तो इसमें काफ़ी सारे टूल्स टेक्निक्स हैं, जैसे एक टेक्निक है एंकरिंग। टेक्निक का नाम ही एंकरिंग है। तो एंकरिंग इस चीज़ में हेल्प करता है कि अगर आपके पास कोई पुरानी मेमोरीज़ हैं या पुराने एक्सपीरियंसेस हैं जो पेनफुल हैं, जो आपके प्रेजेंट पर भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं, एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और आपके फ्यूचर में भी आपको वो होप्स नज़र नहीं आ रही हैं उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, तो इस एंकरिंग टेक्निक के थ्रू हम पॉजिटिव इमोशंस को एंकर कर सकते हैं और वो जो नेगेटिव या फिर अनरिसोर्सफुल इमोशन है उससे पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं।
तो ये आपको हेल्प करता है कि आप अनरिसोर्सफुल सिचुएशन में भी खुद को कैसे रिसोर्सफुल रख के काम कर सकते हैं, क्योंकि आप बदलते हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट नहीं बदलेगा, आपके आसपास के लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन जब आप बदलते हैं, आप बदलती है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, तो उसी सिचुएशन में आप पावरफुली जा पाते हैं और अपने हिसाब से सिचुएशन को मोल्ड करके वहां पे सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। ओके, क्योंकि हम सक्सेस की बात ही कर रहे हैं और एक एस्पेक्ट ये भी है कि डिसीजन मेकिंग का, हम पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, हर जगह डिसीजन मेकिंग का एक रोल मेजर होता है। तो इसके थ्रू क्या डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव की जा सकती है? क्योंकि हम देखते हैं कि एक इंसान तुरंत जल्दी सोच लेता है और दूसरा जो है वो सोच रहा है और वो सोच ही रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी, कि आपको कितनी क्लैरिटी है जिस भी सिचुएशन में डिसीजन लेना है, चाहे फिर वो पर्सनल फ्रंट हो या प्रोफेशनल फ्रंट हो, जिस भी सिचुएशन में डिसीजन लेना है वहाँ क्लैरिटी कितनी है, उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है डिसीजन मेकिंग का पावर। तो इफ़ यू हैव द क्लैरिटी, अगर आपके पास अवेयरनेस है, आपके पास क्लैरिटी है, तो डेफिनेटली आप सारे ऑप्शंस को वे आउट करके फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा डिसीजन आपके लिए सबसे ज़्यादा सही होगा। तो एनएलपी काफ़ी क्लैरिटी लेके आता है सिचुएशंस के लिए, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलना शुरू हो जाता है कि ये डिसीजन, अगर आपके पास सपोज 3-4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो कौन सा डिसीजन मेरे लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, ये आप इवैल्यूएट करना सीख जाते हैं। तो आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली काम करना शुरू कर देता है कि वो आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस लेके आता है, और उन चॉइसेस में से आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है वो आप चूज कर पाते हैं काफ़ी इजीली। ओके, तो डिसीजन मेकिंग इस तरह से इजी हो जाती है, काफ़ी इजी हो जाती है। हम क्लैरिटी की भी बात कर रहे थे, लेकिन आजकल एक टर्म बहुत यूज हो रहा है, ब्रेन फॉग। तो हाँ। ये क्या है और एक ब्रेन फॉग से क्लियर माइंड तक कैसे पहुंच सकते हैं? ब्रेन फॉग एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स टर्म हो सकता है, क्योंकि हमारा स्पेशली जो एक फीमेल ब्रेन है वो मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइंड है, और एक मेल ब्रेन जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइन नहीं है। एक मेल हमेशा एक काम पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाता है। ये तो हम काफ़ी अच्छी तरह से अपने घर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो घर के जो जेंट्स हैं उनको आप कुछ भी बोलेंगे तो वो सुन नहीं पाते हैं, और वो उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर आप कोई काम दे रहे हैं घर का तो वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान मैच पर होता है। लेकिन अगर एक फीमेल ब्रेन की बात करेंगे तो एक लेडी जब वो सुबह उठती है तो वो घर के काम के साथ साथ अपने बच्चे का टिफिन भी बना लेगी, बच्चे को तैयार करके स्कूल भी भेज देगी, बाकी सारी चीजें भी मैनेज कर देगी, हस्बैंड को भी टाइम पे भेज देगी। तो शी हैज बीन डिजाइन फॉर मल्टीटास्किंग। तो ये जो मल्टीटास्किंग है यही बहुत बार ब्रेन फॉग का रीजन बन जाता है, बिकॉज जब आप अपने ब्रेन के एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट से डील ना करते हुए बहुत सारी फाइल्स ओपन करके रखते हैं और बहुत सारी फाइल्स में साथ में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो कंफ्यूजन होना नेचुरल है, और उस टाइम पे क्योंकि प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं इसलिए ब्रेन फॉग होना भी नेचुरल है। ओके, तो ये हमने ब्रेन फॉग समझ लिया, और क्योंकि हम मल्टीटास्किंग की बात कर ही रहते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो जिंदगी में स्ट्रेस भी होगा। तो हाँ, स्ट्रेस फ्री लाइफ हम किस तरह से जी सकते हैं? स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें एक साथ ना लेकर एक पर्टिकुलर टाइम में आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो डिसाइड करके उस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन आपको एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए प्रायोरिटी के हिसाब से, टॉप रैंक प्रायोरिटी के हिसाब से आपको अपना टास्क जो है वो लिस्ट आउट कर लेना चाहिए। जहां सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है उस पर्टिकुलर काम पे फोकस करके वंस इट इज डन देन यू आर सपोज टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट टास्क। तो जब आप अपने टाइम को इस तरह से, अपने एफर्ट्स को इस तरह से मैनेज करते हैं, सक्सेस रेट बढ़ जाता है, और सक्सेस रेट बढ़ जाता है इस वजह से स्ट्रेस होना भी कम हो जाता है। बिकॉज यूजुअली स्ट्रेस किस चीज़ से रिलेटेड है? जब हम काम को परफेक्टली नहीं कर पाते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, या फिर जो टाइम जोन है उसमें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है। तो अगर हम प्रायोरिटाइज कर लें अपने टास्क को और फिर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ज़्यादा फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ काम करें, पूरे एफर्ट्स एक पर्टिकुलर टास्क में लगा के अपने आप को मल्टीटास्किंग से हटा के काम करें, तो मुझे लगता है सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाता है। ओके, सो बेटर प्लानिंग भी कह सकते हैं। बेटर प्लानिंग ऑफ कोर्स। ओके, बहुत सारे डर भी होते हैं मैम, किसी को फोबियाज होते हैं हाइट के, किसी को कुछ होते हैं, किसी को स्टेज फियर ही होता है। तो ये सारे डर कम होते हैं या हम इनके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं? मुझे देखिए, फियर अगर आप स्पेलिंग में जाते हैं फियर की, तो ये FEAR, सो इट इज फॉल्स एविडेंस अपियरिंग। अगर आप ये अगर देखेंगे रियल, R स्टैंड्स फॉर रियल,
तो ये फास्ट एविडेंस अपीयरिंग रियल अगर देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो डर है वो सच है, दैट इज रियल। बट जितने भी हमारे पास डर होते हैं उसमें से मैक्सिमम डर तो कभी हमारे सामने आएंगे ही नहीं, वी विल नॉट हैव टू एक्सपीरियंस दैट। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके साथ सिर्फ दो डर ही आते हैं, एक होता है हाइट का डर और दूसरा होता है नॉइस का डर। तो इसीलिए जब बच्चा पहली बार दिवाली एक्सपीरियंस करता है तो फटाकों के शोर से काफी रोता है, क्योंकि वो डर वो लेके आता है। बाकी जितने भी डर हैं वो हमारे सीखे हुए हैं। तो अगर हमने कुछ फियर्स को लर्न किया है तो हम उन फियर्स को अनलर्न भी कर सकते हैं। और अगर वो फियर कहीं भी आगे बढ़ने में आपको रोक रहा है, वो फोबिया अगर आगे बढ़ने में रोक रहा है, तो एनएलपी में कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। एक फास्ट फोबिया क्योर टेक्निक है जिसके थ्रू उस फोबिया से को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है और पावरफुली प्रेजेंट सकते हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द सबसे ज्यादा डर अगर आपको दिखेगा लोगों को तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए ही दिखेगा, क्योंकि ये डर लगता है कि काफी सारे लोग बैठे हुए हैं आपको जज करने के लिए, और अगर आपने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो आपका इंप्रेशन वहां पे खराब हो जाएगा। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के फियर को भी काफी हद तक रिड्यूस करके खत्म किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लिटिल प्रैक्टिस आल्सो, बट एनएलपी हेल्प्स अ लॉट टू गेट रिड ऑफ दीस काइंड ऑफ फियर्स एंड फोबियाज। ओके, तो फियर्स एलिमिनेट हो सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। ओके। एक और चीज लोगों के अंदर होती है कि कोई आदत है, जैसे किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, वो कहते हैं हम छोड़ ही नहीं सकते, और किसी को जल्दी उठना नहीं है, उनको बनाना चाहते हैं, एक हफ्ता उठ भी गए, प्रोक्रेस्टिनेशन काइंड ऑफ, या तो वो टालते रहते हैं, हाँ, या तो उन्होंने शुरू कर दिया तो भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, उसको कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन प्लास्टिक होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक टर्म है जो ये बोलता है कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक आपका ब्रेन अपग्रेड हो सकता है, न्यू कनेक्शंस बना सकता है। हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उनको उन सेल्स की अगर हम बात करें तो उन सेल्स के बीच में, जब हम उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म उसका न्यूरॉन्स है, तो जब भी आप कोई काम पहली बार कर रहे होते हैं तो उन न्यूरॉन्स के बीच में एक थिन कनेक्शन, बहुत एक पतला सा थ्रेड जैसा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन जब हम उस चीज को बार बार करते हैं तो वो कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते जाता है। तो जो आप स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, दिस इज वो हैबिट है, दिस इज अ हैबिट। तो वो हैबिट फॉर्म कैसे हुई है? बार बार उस काम को करते करते अब वो ऑटोमेटेड हो गया है। तो अब आपको स्मोकिंग करने के लिए कॉन्शियसली एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती है, तलब होती है और आप स्मोक करना शुरू कर देते हैं। तो वो आपके रियलिटी का पार्ट बन चुका है, क्योंकि आपने उस चीज को इतनी बार रिपीट किया है। तो आपके न्यूरॉन्स के बीच में काफी थिक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। बात ये है कि उस कनेक्शन को, उस पैटर्न को अगर हम ब्रेक कर दें और उसके बदले हम कोई और स्ट्रॉन्ग पैटर्न इंस्टॉल कर दें तो इस हैबिट को पूरी तरह से तोड़ा जा सकता है। ओके, हैबिट्स मतलब टूट सकती है। और एक और चीज मैं बात करना चाहूंगी कि एक और हम ट्रिगर हो जाते हैं बहुत जल्दी। हाँ। कोई भी चीज है, गुस्सा आ गया, दिखा दिया, 1 घंटे बाद पर वो नॉर्मल हो जाता है और उसमें उसके बाद हम लॉजिक ढूंढ पाते हैं उस चीज में। तो ऐसा क्यों होता है और उस टाइम हम रिएक्शन अपना किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको हम सेंस कैसे कर पाते हैं। हमारे सेंसेस हैं 5 सेंसेस, जो हम देखते हैं विजुअल, जो हम सुनते हैं ऑडिटरी, जो हम फील करते हैं काइनेस्थेटिक, और इसके अलावा हमारा टेस्ट और स्मेल। तो टेस्ट और स्मेल को हम उतना ज्यादा कंसीडर ना करें तो बेसिकली हम 3 सेंसेस से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अगर मेरा सेंस जो है, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरा सेंस विजुअल है, मतलब मैं पिक्चर्स में सोचती हूँ और विजुअल्स क्रिएट होते हैं, मैं जैसे ही आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ या जैसे ही मैं कुछ भी देख रही हूँ तो मेरे सामने विजुअल क्रिएट होते हैं। लेकिन आपका सेंस ऑडिटरी है, मेन सेंस आपका ऑडिटरी है, तो आप चीजों को सुनते हैं फिर समझते हैं। तो हम दोनों ही अलग अलग सेंसेस से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो सपोज ऐसी कि आपने अपने ऑडिटरी सेंस का यूज किया लेकिन मेरे सामने विजुअल क्रिएट हो गया और वो विजुअल जो था वो नेगेटिव था। तो मैं बिना ये सोचे कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं उसको सुन के समझने की कोशिश करूं, मैं अपने विजुअल सेंस के थ्रू ही काम करूंगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग विजुअल सेंस के थ्रू डेवलप हो रही है, हो सकता है कि वो नेगेटिव हो, तो इमिडिएटली मेरा रिएक्शन सामने आएगा। लेकिन अगर हम अवेयर हो जाएं कि हर इंसान जो है वो अलग अलग
सेंसेस के थ्रू ऑपरेट करता है और उसके सेंसेस को समझ के, उसके प्रेफरेंसेस को समझ कर अगर हम ऑपरेट करना शुरू कर दें तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो एलिमिनेट की जा सकती हैं, थोड़ा पॉज लेके सोचा जा सकता है कि मैं जो सोच रही हूँ वो शायद करेक्ट ना हो, पर्सपेक्टिव चेंज किया जा सकता है। और जैसे ही हम पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो हमारा प्रोजेक्शन भी चेंज हो जाता है, मतलब द वे वी रिएक्ट कैन बी चेंज्ड इफ यू चेंज योर पर्सपेक्टिव। सो थोड़ा सा पॉज लेना, 10 to 15 सेकेंड्स का पॉज लेना बिफोर रिएक्टिंग and converting that reaction into response is very necessary. Okay, reaction to response. तो मैम ये तो बात हो गई रिएक्ट करने की, और इसके बाद मैं ये रिलेशनशिप्स पर आना चाहूंगी। रिलेशनशिप्स भी हमारे, कैसे हम बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? रिलेशनशिप्स तो बहुत तरह के होते हैं पूजा, कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप आप बोलना चाहोगे? फॉर एग्जांपल प्रोफेशनली ले लेते हैं, प्रोफेशनल और एक जूनियर का। प्रोफेशनल रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अभी मैं आपसे बोल रही थी कि हम सेंसेस के थ्रू हम इस चीज का हम ऑपरेट करते हैं। हम, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारा जो नॉलेज है, इट इज ऑल कनेक्टेड विद द सेंसेस, कि हम कौन से सेंसेस से ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब अगर आपके बॉस जो हैं उनका विजुअल सेंस बहुत स्ट्रांग है और साथ ही साथ उनका लेफ्ट ब्रेन भी बहुत स्ट्रांग है। लेफ्ट ब्रेन मतलब काफी लॉजिकल लोग होते हैं, प्रिसाइज कंसाइज इंफॉर्मेशन वो पसंद करते हैं। और आप राइट ब्रेन मतलब काफी सेंसिटिव लोग होते हैं, इमोशनल होते हैं, उनको कलर्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत पसंद होती है, बिग पिक्चर देख पाते हैं वो चीजों का। तो जब आप अपने बॉस से कनेक्ट कर रहे हैं तो सपोज आपका वर्क स्पेस जो है वो मेसी है, क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, राइट ब्रेन को बिलोंग करते हैं, तो शायद आपका वर्क स्पेस उतना क्लीन ना हो। लेकिन आपके बॉस जो हैं, क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन को बिलोंग करते हैं और विजुअल सेंस उनका बहुत स्ट्रांग है, तो उनको चीजें सारी नीट एंड क्लीन चाहिए। तो अब क्योंकि दोनों ही अलग अलग स्पेसेस से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो आपसे जो इन्फॉर्मेशन चाहेंगे वो प्रिसाइज होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप राइट ब्रेन है ना, तो आप उनको डिटेल में सब कुछ बता रहे हैं जो काफी वेग है, क्रिएटिव हैं क्योंकि आप, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होगा? बिकॉज जो आपसे वो चाहते हैं वो उनको मिल ही नहीं रहा है, और एट द सेम टाइम आप भी एक्साइटेड होके जो न्यू आइडियाज उनको शेयर कर रहे हैं, उनका ध्यान उस तरफ जा ही नहीं रहा है, तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये समझ में आना, क्योंकि हम जब लोगों को सुनते हैं तो सुनते सुनते हमें ये समझ में आ जाना शुरू होता है कि उस बंदे का कौन सा सेंस स्ट्रांग है, विजुअल सेंस स्ट्रांग है, ऑडिटरी स्ट्रांग है, या वो फीलिंग वाला है, फील वो ज्यादा करते हैं, इमोशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जब हमको ये समझ में आ जाता है तो हम उनके प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी लैंग्वेज को चेंज करके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, और अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से दोनों का ही फायदा है। हाँ, एक रैपो एस्टैब्लिश हो जाता है, वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। ओके, तो आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जैसे आपने बताया कि एक समझ जाए और एक नहीं हो, लेकिन ये कितने पार्ट्स होते हैं और इनको किस तरह समझना चाहिए हमें? एक्चुअली रॉजर स्पेरी करके एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्प्लिट ब्रेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, और इस कॉन्सेप्ट को अवार्ड भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है इस कॉन्सेप्ट को। सो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमारा ब्रेन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो लेफ्ट ब्रेन लोग होते हैं, उनको फैक्ट्स, लॉजिक, ग्रामर, डिटेल ओरिएंटेड नहीं होते हैं ज़्यादा, वो उनको प्रिसाइज कंसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो बेसिकली थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव नेचर के होते हैं। और जो राइट ब्रेन लोग होते हैं उनको इमोशंस, एम्पैथी, सिंपैथी, क्रिएटिव माइंडसेट उनका होता है, काफ़ी कलरफुल चीज़ें उनको पसंद आती हैं, और वो डिटेल ओरिएंटेड नहीं होते, वो बिग पिक्चर होते हैं। तो उनको एक आइडिया बड़े तौर पे समझ में आता है, लेकिन लेफ्ट ब्रेन को उस आइडिया को ब्रेक करके, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके एग्जीक्यूट करना समझ में आता है। तो ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का ये थ्योरी है। मैं होल ब्रेन थिंकिंग ट्रेनर हूँ। मैं मतलब हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि आप सिर्फ लेफ्ट ब्रेन से ही क्यों ऑपरेट करें, या आप सिर्फ राइट ब्रेन से ही क्यों ऑपरेट करें, क्योंकि अगर आपको पर्सनल फ्रंट या प्रोफेशनल फ्रंट कहीं भी आपको सक्सेस चाहिए तो आपको होल ब्रेन थिंकिंग के थ्रू ही काम करना पड़ेगा, ताकि आप अपना सक्सेस रेट जो है वो बढ़ा सकें, पर्सनल फ्रंट में भी और प्रोफेशनल फ्रंट में भी। तो
कम्युनिकेट करना एक दूसरे से, या फिर किसी भी काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप होल ब्रेन थिंकिंग के थ्रू काम करें। मतलब आप दोनों ही पार्ट ऑफ ब्रेन को साथ में लेके काम करें और चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करें। ओके, ओवरऑल तो मैम हमने लगभग सारी बातें कर ली है, लेकिन एक लास्ट मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहेंगी इस चीज़ को लेकर, क्या होगा वो? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो मैं व्यूअर्स को ये देना चाहूँगी कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हमें हमेशा अपना हाई परफॉर्मेंस स्टेट मेंटेन करना चाहिए। हाई परफॉर्मेंस स्टेट का मतलब ये है कि टोनी रॉबिन्स करके एक एनएलपी कोच हैं, काफ़ी फेमस ऑथर हैं, काफ़ी फेमस एनएलपी ट्रेनर हैं। उन्होंने एक ट्रायड दिया है। ट्रायड मीन्स ट्रायंगल। उसके तीनों कॉर्नर में, एक कॉर्नर में है फोकस, एक कॉर्नर में है फिजियोलॉजी और एक कॉर्नर में है सेल्फ टॉक। और ये ट्रायड का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी आप अपने आप को डिसएम्पावर्ड फील करते हैं या आप अपने आप को नेगेटिव जोन में फील करते हैं, तो आप तीनों में से किसी भी एक चीज़ को चेंज कर लेंगे तो बाकी दो चीज़ें ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाती हैं और वो आपको फिर हाई परफॉर्मेंस स्टेट में ले जाती हैं। हाई परफॉर्मेंस स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पर आप इतने ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पावरफुल फील करते हैं कि आप सही डिसीजंस ले पाते हैं। जो आप मुझे बोल रहे थे कि डिसीजन मेकिंग के लिए क्या ज़रूरी है, सही डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका स्टेट जो है वो हाई परफॉर्मेंस स्टेट हो। आप अगर थके हुए हैं, आप अगर निराश हैं, तो आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उस सिचुएशन में आपको डिसीजंस लेने ही नहीं चाहिए। आपको वेट करना चाहिए कि आप हाई परफॉर्मेंस स्टेट में पहुंच जाएं और आप डिसीजन लें। उस ट्रायड का एक कॉर्नर है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब आप अपने फिजिकली अपने अंदर चेंजेस लाकर आप कैसे अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। सो आपने कभी देखा होगा कि महसूस किया होगा कि जब आप पेपी सॉन्ग सुनते हैं, हाई एनर्जी सॉन्ग सुनते हैं, तो अपने आप हमारा बॉडी का स्टेट चेंज हो जाता है। सॉन्ग के पहले अगर आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, तो उस सॉन्ग को सुनने के बाद आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो अगर हम किसी भी तरह से फिजियोलॉजी को चेंज कर दें तो हम अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं, हम हाई परफॉर्मेंस स्टेट में आ सकते हैं और हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। ओके, आई थिंक बहुत कुछ लोगों को आज जानने मिला और सीखने मिला। थैंक यू अपाई, और ये पर्सपेक्टिव हमें दिया। थैंक यू पूजा आपको, थैंक यू चैनल को कि मुझे यहाँ बुलाया आप लोगों ने और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बातें आपके समक्ष रख सकूं। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ ब्रेन अनलॉक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7।